जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है संडे और संडे को हम लोग सुपर फर्स्ट रिवीजन करते हैं। चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए, चाहे आप बिहार डीएलएड की तैयारी करें या फिर बिहार पुलिस की तैयारी करें या फिर बिहार एसएससी की तैयारी करें या फिर कोई भी कम्पिटिटिव का आप तैयारी करें। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज होगा सुपर फर्स्ट रिवीजन। इसलिए प्रिय साथियों, आप सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और अंत में आपको अपना स्कोर बताना है, क्योंकि आज 40 प्रश्न को लेके आए हैं और आपको बताना है कि 40 में से आपका कितना सही हुआ। आज नो एक्सप्लेनेशन होगा, बिल्कुल फटाफट आप लोग को सिर्फ जवाब देना है। चलिए शुरू करेंगे बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए पहले प्रश्न से। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने में है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग को लगे कि ज़्यादा स्पीड हो तो आप सवाल को रोक करके फिर उसका जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए साथियों, पहला प्रश्न कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। बताइए आप लोग, क्या प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? क्या परावर्तन के कारण होता है या फिर माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है साथियों, या फिर प्रकाश की तीव्रता के कारण होता है या फिर कोण परिवर्तन के कारण होता है? साथियों, इस सवाल का जवाब दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो देखिए, आप सबको बताते चले कि प्रकाश का अपवर्तन ना वो माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। यानी पहले सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और अपना स्कोर काउंट करते चले और लास्ट में आप लोग को बताना है साथियों। देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने में, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? बताइए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है साथियों? क्या गति में परिवर्तन बल के अनुपात में होता है, या फिर साथियों हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या फिर साथियों बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, या फिर साथियों कोई वस्तु स्थिर बनी रहती है? बताइए, इन चारों में से न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो जाएगा? तो साथियों, आप लोग को बताते चले कि न्यूटन का जो तीसरा नियम होगा, आप जानते हैं कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया, वो आपका कौन सा नियम हो जाता है? न्यूटन का तीसरा नियम हो जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे दो के बाद बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न में। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि जल का पीएच मान क्या होता है। बताइए, जल का पीएच मान क्या होगा? क्या साथियों पीएच मान 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा? बताइए, जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो देखिए, जल का पीएच मान जब भी आपको पूछे तो कितना हो जाएगा साथियों? वो आपका 7 हो जाएगा। कितना? 7 हो जाएगा। यानी जल का पीएच मान 7 होता है और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने में है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। बताइए, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? क्या आपका प्लाज्मा करता है, या फिर आरबीसी करता है, या डब्ल्यूबीसी करता है, या फिर प्लेटलेट्स करता है? बताइए साथियों, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो देखिए साथियों, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम आपका आरबीसी करता है, यानी लाल रक्त कण करता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे 4 के बाद पाँचवा प्रश्न में। देखिए, पांचवा प्रश्न आपका है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। बताइए, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या न्यूटन होगा, जूल होगा, वाट होगा, मीटर होगा? तो देखिए साथियों, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले, यानी 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 का बी होगा। चलेंगे 5 के बाद बढ़ेंगे छठा प्रश्न में। देखिए, छठा प्रश्न आपका क्या है कि प्लास्टिक एक किस प्रकार का पदार्थ है। बताइए, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है साथियों? क्या वो आपका प्राकृतिक पदार्थ है, या फिर साथियों धात्विक है, या अक्रिस्टलीय है, या कृत्रिम है? तो देखिए साथियों, प्लास्टिक को ना बनाया जाता है, प्लास्टिक को हम लोग बनाते हैं खुद से, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन रुकिएगा, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका बी हो गया, तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 6 के बाद सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न आप देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप लोग फटाफट बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्या समय का है, या फिर दूरी का है, या फिर साथियों प्रकाश की तीव्रता का है, या फिर ऊर्जा का है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? तो साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 7 के बाद आठवां प्रश्न। देखिए, आठवां प्रश्न आपका है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? क्या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, या फिर डाई कार्बोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा साथियों, या फिर डायरेक्ट न्यूट्रल एसिड हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए साथियों, हिंदी में भी यही लिखा रहता है और इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है। तो बताइए, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो साथियों, डीएनए का पूरा नाम ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी 8 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न में।
देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। बताइए श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या फिर गोल्जी बॉडी में होती है या राइबोसोम में साथियों या क्लोरोप्लास्ट में। फटाफट बताइए कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आपका जवाब हो जाएगा कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद पढ़ेंगे 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने में है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का स्रोत क्या है। बताइए पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का स्रोत क्या होगा साथियों, क्या सूर्य होगा या फिर वायुमंडल होगा या रेडियोधर्मी क्षय होगा या फिर समुद्र होगा। बताइए पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का स्रोत क्या हो जाएगा। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, यानी रेडियोधर्मी क्षय हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का स्रोत आपका हो जाएगा रेडियोधर्मी क्षय, यानी 10 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 10 सवाल हो गया, यहाँ से बढ़ते 10 के बाद बढ़ते 11वां सवाल में। आज के सेशन का 11वां सवाल। देखिए सुपर फर्स्ट रिवीजन है, इसलिए आज कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है साथियों। देखिए प्रश्न है कि किस तत्व का उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है। बताइए किस तत्व का उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है, क्या यूरेनियम तत्व या फिर सोडियम तत्व या सीजियम या थोरियम। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि किस तत्व का उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है। साथियों आप लोग को बताते चले कि हर संडे को ना हम लोग सुपर फर्स्ट रिवीजन करते हैं, इसीलिए आज संडे है और संडे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आप लोग जवाब दीजिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना मेहनत हो चुका है आपका साथियों, तैयारी कितना हुआ है। तो देखिए 11 का आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा साथियों कि किस तत्व का उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा सीजियम का। किसका? सीजियम जो है इसका उपयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है, यानी 11 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद बोलेंगे 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न है कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या श्वसन कहलाती है या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है या निषेचन साथियों या अपघटन। फटाफट बताइए कि पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण, यानी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि अम्ल और क्षार के संयोग से क्या बनता है। साथियों अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए क्या आपका अम्लीय विलयन बनेगा या फिर क्षारीय विलयन बनेगा या फिर लवण और जल बनेगा या फिर गैस बनेगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। देखिए अम्ल और क्षार के संयोग से ना आपका क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी नमक और पानी बनता है साथियों। और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने में है कि एक स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है। बताइए बीपी क्या 90/60 mmHg या 120/80 mmHg, 140/90 mmHg या फिर 100/70 mmHg। फटाफट बताइए साथियों कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो देखिए नॉर्मल बीपी ना आपका कितना हो जाएगा, 120/80 mmHg हो जाएगा। 120/80 mmHg क्या हो जाएगा, नॉर्मल बीपी हो जाएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद बढ़ेंगे 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। फटाफट बताइए कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, क्या कैंडेला होगा, लूमेन होगा, जूल होगा, वाट होगा। बताइए प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। क्या होगा साथियों, कैंडेला हो जाएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न आपका कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है यदि दर्पण हो। देखिए आपको बोला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वो कैसा दर्पण होगा साथियों, कौन सा दर्पण, क्या वो उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण या अवतल दर्पण या कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या होगा साथियों, अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी 16 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद बढ़ेंगे 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। बताइए सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होगा, क्या लोहा होगा, हीरा होगा, तांबा होगा, कांच होगा। बताइए सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है साथियों। तो देखिए दुनिया में ना सबसे अधिक कठोर पदार्थ आपका क्या होता है, हीरा होता है। क्या होता है साथियों, हीरा होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने में है कि डीएनए में मौजूद आधार कौन से हैं। डीएनए में मौजूद आधार कौन से हैं, क्या साथियों एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है, यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, या फिर यूरेसिल, थाइमिन
साइटोसिन या फिर एडेनिन है, या ऑप्शन सी कि गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन है, या फिर साथ ही ऑप्शन डी थायमिन, ग्लूकोज, गुआनिन, साइटोसिन। बताइए डीएनए में मौजूद आधार कौन सा है? तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि डीएनए में मौजूद जो आधार होता है ना, वो इस तरह याद रखिएगा एजीसीटी। एजीसीटी यानी एजीसीटी मतलब ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन और टी से थायमिन, यानी एजीसीटी। एजीसीटी ये आपका हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, यानी 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपके सामने में है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बोला है, क्या यकृत होगा, या फिर अग्नाशय होगा, या फिर थायराइड होगा, या ऑप्शन डी आपका विरिक होगा? फटाफट बताइए साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर की ना सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी बोले तो आपको क्या टिक मारना है साथियों? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। यकृत जिसे क्या बोला था? लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 19 का ए। चलेंगे 19 के बाद चलेंगे 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 20 कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सी नाइट्रोजन, या फिर डी हाइड्रोजन। बताइए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है साथियों? तो देखिए आप सबको पता है कि वायुमंडल ना उसमें सबसे अधिक मात्रा में जब भी बात करें वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस साथियों? नाइट्रोजन। अगर परसेंटेज पूछ लेता तो 78, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। चलेंगे देखिए यहाँ तक आपका आधा प्रश्न हो गया। अब यहाँ से आगे फटाफट इसी तरह से हम लोग जवाब देते चलेंगे और आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले, क्योंकि अंत में आप लोग को बताना है। चलेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न आपका है कि बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? बताइए बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी टंगस्टन, या फिर डी एल्यूमिनियम। फटाफट बताइए कि बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है साथियों? तो देखिए बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, सी टंगस्टन हो जाएगा, यानी सी से क्या ऑप्शन सी जो है यानी टंगस्टन हो जाएगा साथियों। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न। देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने है कि साबुन जो है, साबुन का पीएच मान होता है। बताइए साबुन का पीएच मान कितना होगा? क्या ए 3 होगा, या फिर बी 5, या फिर सी 7, या फिर डी 10? बताइए साबुन का पीएच मान कितना होगा साथियों? तो देखिए साबुन का जो आपका पीएच मान होता है ना वो आपका हो जाता है 10 हो जाता है। कितना साथियों? साबुन का पीएच मान 10 होता है। कितना? 10 होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में। देखिए 23वां प्रश्न आपका है कि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है? बताइए क्लोरोफिल आपका क्या करता है? क्या साथियों क्लोरोफिल आपका ऑक्सीजन को सोखने का काम करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है साथियों, या ऑप्शन डी जल का अपघटन करता है? बताइए क्लोरोफिल क्या करता है? तो देखिए साथियों क्लोरोफिल जो है ना ये आपका क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत मज़ेदार सवाल था, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कौन? आपका क्लोरोफिल बदलता है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न आपका है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? बताइए आप लोग कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? क्या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या फिर नाभिक में पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन कोश में पाया जाता है, या ऑर्बिटल में पाया जाता है? फटाफट बताइए। प्रोटॉन की बात की है तो देखिए साथियों प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो वो दोनों कहाँ पर पाया जाता है परमाणु में? वो आपका नाभिक में पाया जाता है। चाहे प्रोटॉन की बात करें या फिर न्यूट्रॉन की बात करें वो आपका परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न आपका कि कार्बन के कितने अस्थायी समस्थानिक होते हैं? बताइए कार्बन के कितने अस्थायी समस्थानिक होते हैं? क्या 1 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3, या फिर 4? बताइए साथियों कि कार्बन के कितने ना अस्थायी समस्थानिक होते हैं? आप सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 होता है। कितना साथियों? 6। और उसका देखिए एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा क्या आपका 13 हो जाएगा। अब बताइए कि कार्बन के कितने अस्थायी समस्थानिक हो गया? तो साथियों वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन के 2 अस्थायी समस्थानिक होते हैं, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 25 के बाद बढ़ेंगे 26वां प्रश्न। देखिए अब 26वां प्रश्न आपका है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बताइए बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? क्या सर आइजैक न्यूटन, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर मैक्सवेल साहब, या फिर आपका ओम साहब? बताइए इनमें से किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था साथियों? तो देखिए 26वां प्रश्न जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा कि बिजली के बल्ब का आविष्कार आपका थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न।
कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या फिर पेलाग्र? बताइए साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए 27 का आपका आंसर हो जाएगा। 27 जो प्रश्न 27 कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है साथियों? रिकेट्स होता है। और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 27 के बाद बढ़ेंगे 28वां प्रश्न में। प्रश्न संख्या 28 आपका कि वृष्ण जो है, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? टेस्टिस किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? क्या रक्त का संचार के लिए जिम्मेदार है, या फिर भोजन पाचन के लिए जिम्मेदार है, या फिर हार्मोन निर्माण और शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, या फिर मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार है? फटाफट बताइए, जो आप में वृष्ण होता है, जो मेल में जो वृष्ण होता है साथियों, वो किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ये वृष्ण ना आपका हार्मोन निर्माण और शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हार्मोन निर्माण और शुक्राणु उत्पादन के लिए। अब यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन, तो ध्यान रखिएगा मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साथियों। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 28 पर 29वां प्रश्न। देखिए 29वां प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्या कैरोटीन के कारण होता है, या जाइलम के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर फाइबर के कारण? तो बताइए पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है साथियों? तो आप सबको पता है कि पत्तियों का हरा रंग ना वो आपका होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा। चलेंगे बढ़ेंगे 29 के बाद प्रश्न संख्या 30 की ओर। देखिए 30वां प्रश्न आपका है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? बताइए बिजली का आविष्कार किसने किया था? क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या फिर थॉमस अल्वा एडिसन ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर ओम साहब ने? बताइए बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए साथियों 30वां जो प्रश्न है, ये 30वां प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसका? बिजली का आविष्कार। यानी प्रश्न का 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों यहाँ तक हो आपका 30 प्रश्न, और फटाफट चलते और मात्र 10 प्रश्न आपके लिए है। चलिए 30 के बाद बढ़ते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है कि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? बताइए जो तरंगों की आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या मीटर होगा, या सेकंड होगा, या हर्ट्ज होगा, या फिर जूल होगा साथियों? तो देखिए आवृत्ति जो है, आवृत्ति यानी तरंगों की जो आवृत्ति है, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या साथियों? हर्ट्ज होता है। यानी 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 के बाद बढ़ेंगे 32वां प्रश्न। देखिए 32वां प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताइए सबसे हल्की गैस पूछा है कौन सी है? क्या नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है? बताइए सबसे हल्की गैस कौन सा हो जाएगा साथियों? तो देखिए 32 का जो आंसर हो जाएगा कि सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या साथियों? हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 32 के बाद 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कि मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान है। मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? क्या 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस? तो बताइए साथियों मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होगा? तो साथियों वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान। यानी 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न कि किस गैस के गुब्बारे यानी गुब्बारे भरे होते हैं? किस गैस से, अच्छा किस गैस से गुब्बारे भरे होते हैं? जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा रहता है? क्या साथियों नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, या हीलियम, या फिर ऑक्सीजन? तो 34 का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि किस गैस से गुब्बारे भरे रहते हैं? तो देखिए गुब्बारे जो है ना आपका हो जाएगा क्या? वो आपका हीलियम हो जाएगा। क्या साथियों? हीलियम गैस से ना, हीलियम गैस से गुब्बारे भरे रहते हैं। जो गुब्बारे होते हैं वो आपका हीलियम गैस से भरे रहते हैं। यानी 34 का आंसर हो जाएगा सी। और बढ़ेंगे 34 के बाद 35वां प्रश्न में, आज के सेशन का 35वां प्रश्न कि मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? बताइए मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? क्या अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या परावर्तक लेंस? फटाफट बताइए कि मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है साथियों? तो देखिए मनुष्य की आंखों में ना आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस हो जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 35 के बाद 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न आपका है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत जो है वो किसे अवशोषित करने का काम करती है? क्या अवरक्त किरण को, या फिर पराबैंगनी किरण को, या एक्सरे को, या गामा किरणों को? बताइए साथियों ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो देखिए आप ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो है ना साथियों वो आपको हो जाएगा 36 का बी, यानी पराबैंगनी किरणों को। किसको? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। कौन? आपका ओजोन परत। यानी 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 36 के बाद 37वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ठीक है 37वां प्रश्न आपका है आई जो डीएनए है और आई आरएनए में अंतर होता है। बताइए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है साथियों?
क्या ऑप्शन ए दोनों समान है, या फिर आरएनए में थायमिन नहीं होता है, या फिर डीएनए में राइबोस होता है, या फिर आरएनए में डबल हेलिक्स होता है। बताइए डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, फटाफट आप लोग बताइए। तो देखिए साथियों, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है कि आरएनए में ना थायमिन नहीं होता है, आरएनए में थायमिन नहीं होता है, इसका मतलब डीएनए में थायमिन होगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 37 के बाद 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न देखिए, आपका पूछा कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। बताइए पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, यानी कंप्लीट होती है, क्या आमाशय में, या यकृत में, या लघु आंत जिसको छोटी आंत बोलते हैं, या फिर बड़ी आंत में। बताइए साथियों कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण यानी कंप्लीट होती है। तो साथियों पाचन की क्रिया ना आपका छोटी आंत, शुरू की अगर बात करें तो आपका शुरू मुख गुहा में ही हो जाता है, लेकिन अगर पूर्ण बोले तो आपका ऑप्शन सी यानी लघु आंत जिसको छोटी आंत बोलते हैं साथियों, इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी। चलिए 38 के बाद बढ़ेंगे 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न आप देखिएगा कि वनस्पति में, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ, वनस्पति में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। मतलब वनस्पति में जल का परिवहन जो है वो किस ऊतक द्वारा होता है, क्या फ्लोएम द्वारा, या जाइलम द्वारा, या पैरेन्कीमा द्वारा, पैरेन्काइमा, या फिर स्क्लेरेन्काइमा। बताइए साथियों वनस्पति में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो आप सबको पता है जौ से जाइलम और जौ से जल, इसका मतलब इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा बी साथियों। 39 के बाद बढ़ेंगे 40वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए साथियों इसका जवाब दीजिए कि लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है। देखिए लाल रक्त कणों का जीवन काल आपका क्या 30 दिन होता है, या 60 दिन, या 90 दिन, या 120 दिन। फटाफट बताइए कि आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितना, 120 दिनों का होता है, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न और ये था 40वां प्रश्न। बताइए 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चलें। देखिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद साथियों।